वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह हमने इसके अंदर देख लिए। तो एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बता दूं, नोट्स आपको ऑलरेडी ये पीपीटी आपके सेशंस में ऐड कर दी गई है, तो वहाँ से आपको नोट्स बना लेना है। इसके लिए कोई सेपरेट नोट्स नहीं मिलेंगे। साथ में कॉपी लेके बैठना, जो कि हमेशा मैं बोलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वगैरह है वो आपको लिख लेने होते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, और जो एग्रीकल्चर शब्द है उसका जो मीनिंग है वो एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है, जो कि दो लेटिन शब्द से बना हुआ है। और दो लेटिन शब्द कौन से, वो एक तो है एजर और एक है एग्री। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि विच टू लैटिन वर्ड्स आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर वर्ड हैव बीन ड्राइव्ड। तो उसमें अपन को बताना कि एजर और एग्री जो शब्द है उससे हमारा क्या है, एग्रीकल्चर शब्द बना है, जो कि एजर और एग्री जो शब्द है लेटिन भाषा के शब्द है। तो कई बार पूछ लेता है एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है, अब अपन बात करेंगे एजर और एग्री का मतलब होता है सोइल, और एक ये हो गया। और दूसरा है कल्चर वर्ड, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो मतलब कि कुल मिला के एग्रीकल्चर का जो मीनिंग है, अपन देखिए अगर वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनको ब्रेक करके देखते हैं तो हमें जो मिलता है कि सोइल का कल्टीवेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? द कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। फिर बता रहा कि एग्रीकल्चर इज अप्लाइड साइंस विच एनकम्पासिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड एक्सेट्रा। तो ये कहना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा, हमारा एग्रोनॉमी सेक्शन भी आ जाएगा, लाइवस्टॉक भी आ जाएगा, फिशरी आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, और भी जो सारे और ब्रांचेस हैं जो एग्रीकल्चर की वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो ये सारी जो ब्रांचेस वगैरह वो एग्रीकल्चर का ही एक क्या है, पार्ट है। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर इज डिफाइन एज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइवस्टॉक और इकोनॉमिक पर्पज। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट है। आर्ट किस तरह है, जैसे कि हम फील्ड के अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम बेसिन बना रहे हैं। तो बेसिन बनाना हर किसी की बात नहीं है, फार्मर बना सकता है या फिर जो ट्रेंड पर्सन है वो उसको बना सकता है। तो वो उसने कोई एजुकेशन तो ली नहीं है कि बेसिन बनाने की एजुकेशन ली है या उसको कुछ पढ़ना पड़ता है। वो एक आर्ट है, उसने क्या है किसी को एक तरीके परफॉर्म किया या उसके सामने कोई परफॉर्म करा, उसको देख देख के उसने क्या है सीख लिया उस चीज़ को, तो वो आर्ट है अगर वो बेसिन बना रहा है। साइंस किस तरह है वो अभी अपन आगे बात करेंगे। जैसे हम क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं, नई वेराइटी डेवलप करते हैं, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करते हैं, तो वो एक तरह साइंस में तरह काम करता है। और बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर कब काम करता है, जब हम क्या करता है, फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन ले लेता है, हार्वेस्ट कर लेता है क्रॉप को, और जो उसकी जो फैमिली रिक्वायरमेंट है उसको रखकर उसके बाद में जो क्रॉप को सेल करता है मार्केट में जाके मंडी के अंदर, तो वो जो उसका प्रॉफिट अर्न होता है वो एक तरीके से बिजनेस की तरह अपन उसको एग्रीकल्चर को बोल सकते हैं। तो आर्ट का मैंने बता दिया कि किस तरह वो फील्ड के अंदर वर्क करा, वो आर्ट हो जाएगा। साइंस के लिए हमने जो न्यू वेराइटीज़ बना रहे, डिजीज रेजिस्टेंस जो हमने वैरायटी बनाई है वो हो गया, हमारा पेस्टिसाइड हो गया, वो सारे साइंस के जो फॉर्मूलाज वगैरह है केमिकल फार्मूला के द्वारा बनाई जाता है। और बिजनेस का मैंने बता दिया कि जब फार्मर उसको सेल कर देगा मार्केट में, तो उसको जो प्रोडक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऐसे बिजनेस वो काम करने लग जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस एंड आर्ट की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इट इज एम्ब्रेंस नॉलेज ऑफ वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन इन द फार्म। तो मैंने अभी बताया कि किस तरह हम फार्म में अपना ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम बेसिन बना रहे हैं या फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, वो एक तरीके से आर्ट के अंदर आ जाएगा। इन अ स्किलफुल मैनर बट डज नॉट नेसेसरीली इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फार्म प्रैक्टिस। तो इसके अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर आपको कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा कि आपको कैसे इरिगेशन देना वो सीखने के लिए, कैसे बेसिन बनानी है ये सीखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रिंसिपल्स पता हो, बस आपको आर्ट होनी चाहिए, आपको कला होनी चाहिए कि उस तरह किस तरह उस वर्क को परफॉर्म करना है। वो सारी चीज़ें हमारे आर्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब ऐसे साइंस की अपन बात करेंगे, साइंस की तरह एग्रीकल्चर किस तरह काम करता है। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर सारी क्या हो जाएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज डेवलप बाय द साइंटिफिक प्रिंसिपल सच एज क्रॉप ब्रीडिंग। क्रॉप ब्रीडिंग का हम काम करें तो उसके अंदर साइंस चाहिए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स किस चीज़ का पार्ट है, सोशल साइंस का पार्ट है, तो भी वो एक तरह साइंस की तरह काम करेगा। टू मैक्सिमाइज द यील्ड एंड प्रॉफिट, और क्या करते हैं ये साइंस किस तरह क्यों यूज करते हैं हम हमारे क्रॉप एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि हमारे जो यील्ड है वो बढ़ सके और हमें जो प्रॉफिट है, ऑल ओवर जो प्रॉफिट है वो हमें मिल सके। जैसे कि एग्जांपल बात करें, न्यू क्रॉप वेराइटीज हम डेवलप कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, तो वो एक साइंस के अंदर आएगा। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स अगर वेराइटी बना रहे हैं, रजिस्टेंट वेराइटी बना रहे हैं, तो वो हमारे साइंस के अंदर आएगा। पेस्ट एंड डिजीज रजिस्टेंट वेराइटी बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं किसी क्रॉप का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। वीड कंट्रोल हर्बिसाइड बना रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स बना रहे हैं, कॉम्पैक्ट पेस्ट एंड डिजीज, यही सारी चीज़ें ऐसे साइंस हम एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी करते हैं।
ऐसे बिजनेस के अंदर क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था, जब फार्मर्स को सेल कर देता मार्केट में, जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको ऐसा बिजनेस की तरह वो काम कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज एग्रीकल्चर इन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन प्रोडक्शन तो अल्टीमेटली बाउंड टू द कंजप्शन, बट एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस एम टू बी मैक्सिमाइज नेट रिटर्न। मैक्सिमाइज नेट रिटर्न मतलब कि वो इनपुट दे रहा है, जैसे वो 100 रुपये लगा के एक तरीके से फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉप को, और उसको जब वो सेल कर रहा है मार्केट में तो उसको 150 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कि 50 रुपये का उसको क्या हुआ, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। तो उसको 50 रुपये का क्या जो रिटर्न है वो वहाँ पे मिल गया थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ द लैंड लेबर वाटर एंड स्पेशल कैपिटल एम्प्लॉइंग द नॉलेज ऑफ द वेरियस साइंसेज फॉर प्रोडक्शन द फीड फाइबर फूड एंड फ्यूल एंड रिसेंट ईयर एग्रीकल्चर कमर्शलाइज टू रन एज ए बिजनेस थ्रू द मैकेनाइजेशन। और मोस्टली अपन कह रहे हैं एग्रीकल्चर में हम एक तरीके से मैकेनाइजेशन का यूज ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि मशीनरीज वगैरह का ज़्यादा यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज हो रहा है, जिससे कि हमें क्या होता है मैक्सिमाइज प्रोडक्शन मिल रहा है, क्योंकि जो काम मैनुअली होता है वो धीरे होता है और मोस्टली भी वहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वही अपन बात करें मशीनरी में तो आजकल लगभग 99% या 98% एक्यूरेसी हमें मशीनरी से मिलती है, और काम भी बहुत हमारा जल्दी हो जाता है, जिससे कि हमारा नेचुरल क्लाइमेटी वगैरह से कोई नुकसान होने वाला तो वो हमें बच जाता है। क्योंकि जैसे कि अगर लेबर उस काम को करेगा तो मान लीजिए 5 से 7 दिन लेगा और बीच में बारिश होगी तो वो क्रॉप खराब हो सकती है, और अगर मशीनरी हमारे पास है तो हम उसको 1-2 दिन में काम को निपटा सकते हैं और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरह बिजनेस की तरह काम करने वाला है। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रोनॉमी आएगी, हॉर्टिकल्चर आएगी, फॉरेस्ट्री आएगी, फिशरी आ जाएगी, एनिमल साइंस आ जाएगा और बी कीपिंग आ जाएगी। ये सारी खूब सारी ब्रांचेस है वो एग्रीकल्चर की ही ब्रांचेस के अंदर इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करने वाले एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन। किस तरह एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन हुआ, मतलब एग्रीकल्चर किस तरह हमारे जो कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर आया, और मैन किस तरह एवोल्यूट हुआ, कि ह्यूमन बींग इस धरती पे किस तरह एवोल्यूट हुए, जो कि एग्रीकल्चर को फिर आके जाके उन्होंने बढ़ावा दिया। तो फिर ये बताना चाह रहे देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विच आर ओरिएंटेड विद ह्यूमन रिसोर्स एंड कल्टीवेशन। दे आर द हंटिंग एंड द पास्चरल क्रॉप एंड ट्रेड एनालिसिस। जैसे हंटिंग की अगर बात करें तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड ओल्ड डेज, इट इज अ इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड इट इज एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। वही पास्टोरल की बात करते हैं, ह्यूमन ऑब्टेन देयर फूड थ्रू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डॉग, हॉर्स, काउ, बफलो एक्सेट्रा। दे लिव्ड इन द periphery of the forest and they have to be feed his domestication animals. For animals he would have to migrate from the one place to another place. Crop cultivation की अगर बात करें, they by the living of the near bed they had to be enough water in his animals, and domestication crops have to study the cultivation, thus they have started to setting in the place. Thus trade की अपन बात करें, when the trade has been started the production or the requirement of the crops exceed the exchange on the basis of their trade. तो first of all if we talk about the hunting, then firstly one thing is that, wait a minute. You have to wait a minute. हंटिंग, साइंस, बिजनेस, ये सारी चीज़ें हो गई इसका ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं वाले हंटिंग की। तो इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन द ओल्ड डेज। तो जैसे कि हमें सभी को पता चल रहा था कि जैसे कि इन इफ टॉक अबाउट द ओल्ड डेज, देन देर इज अ नो सोर्स ऑफ कल्टीवेशन इन द फील्ड एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल। सो वी द ह्यूमन बीइंग व्हाट दे डू स्टार्टिंग हंटिंग। हंटिंग मीन्स दे आर स्टार्टिंग टू किलिंग द एनिमल्स एंड दे ईट टू दे स्टार्टिंग टू ईट देयर मीट। तो उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स की हंटिंग स्टार्ट की, और उसको जो मांस होता था, उसको कच्चा जो मांस होता था उसको क्या किया, एक तरीके से खाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की हमारे ह्यूमन्स ने। उसके बाद में क्या किया, इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड एग्जिस्टिंग इन द लाइफ लॉन्ग पीरियड, और लंबे समय तक उन्होंने क्या हंटिंग से ही अपना क्या किया, जीवन बिताया। नेक्स्ट अपन पास्चुरल की बात करें। पास्चुरल की मतलब आपको पता चल रहा है कि एनिमल्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे रोल रहने वाला है। पास्चुरल मतलब कि ह्यूमन ऑब्टेन हिज फूड थ्रू द डोमेस्टिकेशन एनिमल्स। जो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स थे उनके थ्रू उन्होंने क्या किया, अपना फूड क्या किया, एक तरीके से ऑब्टेन करना स्टार्ट कर दिया। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, सबसे पहला पता है कि सबसे पहले जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो क्या था, डॉग था। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इस, देन वी हैव टू आंसर दैट इट इज़ डॉग। उसके बाद में हॉर्स हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा। ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है। दे लिव्ड इन द पेरिफेरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे हैड टू फीड हिज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वो क्या करते थे, जंगल में रहते थे और अपने जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, जो पालतू जानवर थे, उनको क्या करते, फीड करवाते थे। फॉर फीडिंग हिज एनिमल्स ही वुड हैव टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उनको क्या किया, जो उनके जो पालतू जानवर थे, इनको फीड करवाने के लिए उनको क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता इन सर्च ऑफ फूड। इट वॉज कम्फर्टेबल एंड दे हैव might have to enjoy the benefit of the staying in a one place to another place।
इन द रिवर बेड। वो क्या कर सकते हैं, अब एक वो क्या करते हैं, अपने जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, मतलब कि जो पालतू जानवर है, उनको क्या करते हैं, फीड करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जाते थे, उसको उस टाइम क्या होता था कि वो आज मतलब कि रिवर के किनारे, जैसे कि आपको पता चल गया कि ग्रासिस वगैरह होती है, तो वो क्या करे, वहाँ पे आराम से जो उनके डोमेस्टिकेटिव है वो आराम से वहाँ पे चर सकते थे। जब वहाँ पे वो एक तरीके से चल लिए तो वो दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे जहाँ पे अच्छा खासा चारा वगैरह लगा हो। तो इसमें के साथ में क्या कहता हूँ, उनको चराने के साथ साथ में अपने एनिमल्स को वो भी दूसरी दूसरी प्लेस को क्या करते थे, इंजॉय करते रहते थे। या फिर रिवर बेड के पास में अगर वो अपने पशुओं को चरा रहे हैं, तो वहाँ का जो एक तरीके से एनवायरमेंट है उसको वो क्या करते थे, इंजॉय करते थे। उसके बारे में हमारा आया क्रॉप कल्चर। क्रॉप कल्चर में क्या है, बाय लिविंग नियर द रिवर बेड दे हैड टू इनफ वाटर एंड फॉर इस एनिमल एंड डोमेस्टिकेटेड क्रॉप। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे कि वो रिवर के पास में रहते थे, तो अब वो क्या है, जानवर को पानी तो चाहिए ना पीने के लिए, तो उनको क्या मतलब रिवर के पास में वो रहते थे, तो उनको क्या बोलते हैं, जानवरों के लिए, उनके जो जानवर थे उनको पीने के लिए पानी, उनको क्या इनफ वाटर मिल जाता था फॉर इस एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स एंड स्टार्टेड कल्टीवेशन। और उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे उनको जो पानी की अवेलेबिलिटी भी है रिवर के पास में, और सामने जो लैंड वगैरह है वो उनको खाली मिल ही जाती थी। तो वहाँ पे क्या किया, उन्होंने क्रॉप्स को डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट किया, मतलब क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दी, और फिर क्या किया, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। दस ही हैज सेटल्ड स्टार्टेड टू सेटल इन द प्लेस। और जब उन्होंने क्रॉप लगा दी, तो लगभग आपको पता है कि कोई भी अगर क्रॉप होती है तो 2 से या 3 महीने तो मिनिमम लेती है प्रोडक्शन देने में। तो फिर वो क्या हो गया, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह वो क्या हो गए, सेटल हो गए। फिर ट्रेड की बात की, अब उन्होंने क्या किया कि अब चलो क्रॉप लगा दी, क्रॉप का प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ट्रेड मतलब व्यापार करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। when they are starting more than his requirement here, the axis was extended, this is the basis of the trade। अब उन्होंने क्या किया, जब मोर देन रिक्वायरमेंट मतलब कि जितना उनको खाना उससे ज़्यादा उनके पास प्रोडक्शन होने लग गया, तो उन्होंने क्या एक्सचेंज मोड स्टार्ट करने दिया, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते। और उन लोगों का जैसे कि हम वो ऐसे समझ लो कि कोई यूपी से कोई आदमी जो जाएगा, और वो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जाएगा, यूपी से मान लो कि वो वहाँ क्या वीट उगा रखा है उसने, वो वीट यहाँ से लेके जाएगा महाराष्ट्र में, जाएगा महाराष्ट्र में अगर राइस लगा हुआ है तो वहाँ से राइस लेकर आएगा और उनको वीट देकर आता है। तो ये एक्सचेंज सिस्टम वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिस्टम स्टार्ट करे। तो ये एक्सचेंज जो सिस्टम था, एक तरीके से उस टाइम बार्गर सिस्टम ही चलता था, क्योंकि उस टाइम मनी नहीं हुआ करता था। तो ये ट्रेड का सिस्टम, ये साधन एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है, मतलब कि आदान प्रदान करना चीज़ों का, तो वो ट्रेड का सिस्टम उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो ये 4 फेसिस है जिसके अंदर ह्यूमन और एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ है। हंटिंग, जब पहले सबसे पहले वो हंटिंग करते थे, जानवरों को खाते थे, उनके पास क्रॉप वगैरह उगाते नहीं थे। उसके बाद पास्टल मतलब कि जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, फिर उनको चराना स्टार्ट कर दिया। चराने के बारे में क्रॉप कल्चर आया। उसके बारे में क्या है कि अब जानवरों को चरा रहे हैं, तो जानवरों के लिए चारा भी उनको चाहिए। साथ में फिर क्या है, रिवर बेड मतलब कि रिवर के पास में उनको पानी की अवेलेबिलिटी थी, उसने क्रॉप कल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बारे में जब एक्सिस मोर देन रिक्वायरमेंट उनके पास प्रोडक्शन होने लग गया, तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक्सचेंज मोड में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो गए और अपना जो प्रोडक्ट था उसको एक्सचेंज किया, और वहाँ का जो प्रोडक्ट था वो अपने यहाँ पे लेकर आ गए। तो ये सारा क्या है, हमारे इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आने वाला है। अब यहाँ पे पीरियड्स है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही से आते हैं, ये आपको याद रखना है, ये टेबल आपको बिल्कुल तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यही से देखने मिलेंगे एग्जाम के अंदर। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कई बार पीरियड से पूछ लिया कि कौन से पीरियड के अंदर या कौन से पीरियड के अंदर क्या चीज़ हुई थी। जैसे कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन 1500 BC के अंदर हुआ था, तो हमें क्या होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अर्लियर देन 10,000 BC तो हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी, ये आपको याद रखना। 7500 BC की अगर बात कर लेते हैं, तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड वीट एंड बार्ले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खूब बार पूछा गया वो क्वेश्चन है कि कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड बार्ले कब स्टार्ट होता है। तो हमें कब याद है, 7500 BC, जो मतलब कि 7500 BC में हुआ था। व्हील कब इन्वेंटेड हुआ था, 2400 BC के अंदर हुआ था। 300 BC के अंदर ब्रोंज यूज फॉर मेकिंग टूल्स, तो ब्रोंज का स्टार्ट टूल्स बनाने के लिए यूज स्टार्ट कर दिया गया था। 29 BC के अंदर प्लाऊ को क्या इन्वर्टेड किया गया था, और इरिगेटेड फार्मिंग है उसको भी स्टार्टेड कर दिया गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। और 2300 BC के अंदर बात कर ले, कल्टिवेशन चिकपी कटन मस्टर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 2200 BC के बाद कल्टिवेशन ऑफ राइस, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुगर केन का 1500 BC, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूज ऑफ आयरन 1400 BC, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछता। आयरन प्लाऊ का भी मे भी पूछ सकता है, 1000 BC आपको याद रखना है। और ऑरेंज ब्रिंजल और पोमग्रेनेट का जो कल्टिवेशन है वो हुआ 1500 AD के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और 1600 AD का तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1600 AD के अंदर आपको देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था खूब सारी क्रॉप्स का इंडिया के अंदर, जैसे पोटेटो, टोपियाको, टोमेटो, चिली, पाइनएप्पल, ग्राउंड, टबैको, रबर, अमेरिकन कॉटन, ये सारी चीज़ें हमारे 1600 AD के अंदर जो हमारी इंडिया है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो यह आपको याद रखना है।
अब स्पेशल पर्पस ऑफ क्रॉप्स को अपन यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से पर्पस जो प्रैक्टिस है हम क्रॉप के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन कैच क्रॉप या कॉन्टीजेंट क्रॉप जिसको बोलते हैं वो हमें देख लेनी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो दिस आर द क्रॉप कल्टिवेटेड फॉर द कैच और द फॉरथमिंग सीजन। इट रिप्रेजेंट द मेन क्रॉप दैट हैज बीन फेल्ड ड्यू टू बायोटिक एंड climatic or management hazards. Generally, they are of very short duration, quickly grown, harvested, and usable at the time of their field duration. कैच क्रॉप और कॉन्टीजेंट क्रॉप का मतलब सीधी सी बात यह है, जैसे कि आज हमने फील्ड के अंदर लगा दिया, वीट लगाने के बाद में क्या हुआ कि 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद में क्या हुआ कि जो हमारा मौसम है वो ख़राब हो गया और ओले पड़ गए। तो अब क्या वो क्रॉप एक तरीके से खराब हो चुकी है, क्रॉप खराब हो चुकी है। अब हमारे पास जैसे कि आपको पता है वीट का जो लाइफ साइकिल होती है मतलब कि 4 महीने की होती है। अब 2.5 महीने हमारे इस सीजन के चले गए और 2.5 महीने के एंड में जाके जो हमारी वीट की क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई। अब हमारे को पता है कि अब विंटर सीजन के लिए हमारे पास बचा है सिर्फ 1.5 महीना बचा है, मतलब कि 45 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। ये सीजन खत्म हो जाएगा। अब ये 45 डेज में अपन एक काम कर सकते हैं, या तो ये जो पूरा वेस्टेज है ये पूरे सीजन का वो खराब जाएगा, क्योंकि वो वीट की जो क्रॉप है वो खराब हो चुकी है और 1.5 महीना हमारा बचा हुआ है, उसके अंदर फील्ड खाली रहने वाली है। तो उसको खाली रखने की बजाय हम क्या करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उस 1.5 महीने के अंदर लगाएंगे, जिसको जो क्रॉप उस सीजन के अंदर सूटेबल है। तो उस 1.5 महीने के अंदर मतलब कि 45 डेज के अंदर ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो 45 डेज के अंदर अपन क्या है क्रॉप अपना प्रोडक्शन दे सके। तो अब क्या कर सकते हैं कि जब हम 45 डेज की क्रॉप ड्यूरेशन की जो क्रॉप लगा देंगे तो हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो मिल जाएगा। जैसे कि मान लो कि वीट हम ग्रो कर रहे थे तो हमें 100 रुपये का फायदा होने वाला था, अब हमारी वीट खराब हो गई है तो अगर अब ये 100 रुपये का पूरा नुकसान है। इससे बढ़िया हम क्या कर सके, कुछ 45 दिन की ड्यूरेशन की क्रॉप लगा लेते हैं, जिससे कि हमें कम से कम 20 या 30 या 40 रुपये तो हमें क्या मिनिमम मिल ही जाएंगे। तो कुछ ना कुछ हमारी जो इनकम है वो तो जनरेट हो जाएगी। तो जब हमारी मेन क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है बीच में जाकर, तो उस टाइम हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब मिनिमम प्रॉफिट हमें थोड़ा बहुत मिल जाए, उसको अपन कैच क्रॉप या कॉन्टीजेंट क्रॉप बोलते हैं। अब ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द कैच क्रॉप और कॉन्टीजेंट क्रॉप। तो ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखना, साथ में डेफिनेशन भी याद रखना। मैंने बता दिया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाते हैं जब हमारी मेन क्रॉप फेल हो जाती है। तो ग्रीन ग्राम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ब्लैक ग्राम, काउपी, ओनियन, कोरिएंडर एंड बाजरा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें पल्सिस देखने को मिलेगा, क्योंकि पल्सिस का जो क्रॉप ड्यूरेशन है वो छोटा रहता है। तो ये ओनियन, कोरिएंडर वगैरह, बाजरा, ये भी क्या है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं। देन आता है रिस्टोरेटिव क्रॉप्स, आता दोज क्रॉप विच प्रोवाइड गुड यील्ड अलोंग विद द इनरिचमेंट ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी and amelioration of the soil. They fix atmospheric nitrogen in the root nodules, shed their leaves during ripening and thus restore the soil कंडीशन। एग्जाम्पल लेगिंग्स, रिस्टोरेटिव मतलब किसी ना किसी चीज़ को रिस्टोर किया जा रहा है, मतलब कि रिस्टोर मतलब कि जैसे सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई है तो इसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो एस्टिक क्रॉप जो कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्शन करती है, न्यूट्रिएंट्स का फिक्सेशन करती है, तो उन क्रॉप को क्या बोलते हैं, बट रिस्टोरेटिव क्रॉप बोलते हैं। इसके अंदर जो मोस्टली जो क्रॉप्स आती है वो लेग्यूम्स होती है, क्योंकि आपको पता है लेग्यूम्स क्या होता है, नोड्यूल्स बनते हैं, नोड्यूल्स से उनके जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन उसका फिक्सेशन किया जाता है। वो कई क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो हमारी पत्तियाँ है वो क्या होती है, जब क्रॉप मैच्योरिटी आ जाती है तो वो पत्तियाँ वगैरह शेड हो जाती है, मतलब कि झड़ जाती है, और इन पत्तियों के अंदर जो कार्बन कंटेंट वगैरह वो सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे कि क्या होती है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी क्रॉप जो सोइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में काम में आती है उसको रिस्टोरेटिव क्रॉप बोलते हैं। उसका मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स कई बार पूछ लेता है, तो लेग्यूम्स आपको याद रखना कि लेग्यूम्स रिस्टोरेटिव क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। देन बात करेंगे एग्जॉस्टिव क्रॉप की, आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोइंग लीव द फील्ड एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ मोर एग्रेसिव नेचर। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप मतलब कि ऐसी क्रॉप जो कि हमारे क्या करती है, सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको अच्छी तरीके से एक तरीके से खत्म कर देती है, नोच लेती है। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे देखा, सीरियल, ब्रिंजल, लिनसीड और सनफ्लावर। जैसे हमने लिनसीड लगा दी है तो लिनसीड क्या करती है, जो हमारे क्रॉप के सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैच कर लेती है, और अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अंदर क्या करती है, उसको इन्वेस्ट कर देती है। जिससे कि क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट सीजन में, जैसे कि हमने लिनसीड लगाया, लिनसीड का प्रोडक्शन हमें मिल गया, और लिनसीड ने क्या किया कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे सोइल में वो अपने अंदर ले लिए और उसका जो प्रोडक्शन है वो दे दिया। अब लिनसीड के बारे में जब नेक्स्ट सीजन के अपन अगर कोई क्रॉप लगाते हैं तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो हमें कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोइल के अंदर फर्टिलिटी है ही नहीं, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी कहाँ गई, नेक्स्ट जो प्रीवियस क्रॉप थी उसने क्या किया कि एग्रेसिव नेचर की तरह उसको जो फर्टिलिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे उनको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसे इन क्रॉप्स क्या बोलते हैं, जो कि क्या करती है, एग्रेसिव तरीके से जो हमारा सोइल के अंदर फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उन क्रॉप को अपन क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं, जिसके सीरियल्स, ब्रिंजल, लिनसीड और सनफ्लावर इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पैरा और रेसिडुएंट क्रॉप इसको बोल सकते हैं। पैरा और उतेरा भी कई बार इसका नाम आ जाता है इस एग्जाम के अंदर, या फिर रिले क्रॉप भी अपन इसको क्या होते हैं
बोल सकते हैं। तो इसका जो अलग नाम है वो भी आपको याद है ना, पेरा और उतेरा, या फिर रिले क्रॉपिंग भी अपन इसको बोलते हैं, RELA, रिले क्रॉपिंग भी अपन पेरा और उतेरा को ही बोलते हैं। तो दीज आर द those crop plants which are sown a few days or week before the harvest of the standing mature crop to utilize the residual moisture without preparatory tillage. The standing crop and the later sown para crop become simult- uh, साइमल्टेनियस फॉर्मिंग अ पेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जैसे कि अब एग्जांपल बता रहा है, राइस फॉलो पल्सिस ब्लैक ग्राम लथाइरस लेंटिल पेरा क्रॉप्स इन ए सक्सेशन में कॉन्स्टिट्यूट रिले क्रॉपिंग। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने ये फील्ड है हमारा, एक मिनट सॉरी, जैसे कि ये हमारा फील्ड है, इसके अंदर हमने राइस लगा रखा है। अब राइस का यूँ समझ लो कि 6 महीने का इसका जो है क्रॉप ड्यूरेशन है। 6 महीने का अपन क्या करेंगे, जब इसके 5.5 महीने हो जाएंगे, 5.5 महीने हो जाएंगे, 15 दिन बची हुई है राइस की हार्वेस्टिंग के लिए। तो 15 दिन जब राइस की हार्वेस्टिंग बचेंगी, उस टाइम पर क्या करेंगे, जैसे कि हमने पल्सिस का कुछ मान लो ग्राम ग्राम की सीड हमने क्या करी इसमें डाल दिए। इसको काटने से पहले, अभी राइस की जो क्रॉप है उसको 15 दिन बाद में काटेंगे, उसको काटने से पहले हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जो हमारा चना है उसके जो क्या है सीड हमने इसके अंदर डाल दिए, ताकि जब तक ये क्रॉप हार्वेस्टिंग होगी, 15 दिन बाद में जब राइस का हार्वेस्टिंग होगा, तब तक ये जो हमारे जो ये क्रॉप है जिस जो कि हमने डाली है इसके अंदर किसकी, ग्राम की, चने की, वो एक तरीके से जर्मिनेट हो चुकी होगी। तो हमारा क्या होगा कि जब ये जो क्रॉप ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब तक हम राइस की हार्वेस्टिंग करेंगे तब तक जो 15 दिन का जो समय है वो हमारा बच जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमने राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर हम फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं और इसके अंदर सोइंग वगैरह करते हैं, तो तब तक क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो क्रॉप का ड्यूरेशन बढ़ जाता हो। तो उसको कम करने के लिए हमने क्या किया कि राइस को हार्वेस्टिंग करने से पहले उसके अंदर उसकी हार्वेस्टिंग के 15 दिन, लगभग 15 दिन पहले हमने क्या किया, उसके अंदर चने की सीड डाल दिए। और जब तक उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे अपन राइस की, तब तक वो चने के सीड क्या जर्मिनेट हो जाएंगे। और इसमें एक चीज़ भी देखने को मिलेगी, हमें टीलेज भी नहीं करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर राइस की हार्वेस्टिंग के बाद में अगर हम क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर प्रिपरेटरी टिलेज वगैरह करनी पड़ती है, हमें इरिगेशन देना पड़ता। तो इसके अंदर जो हमें क्या है टिलेज वगैरह करनी ही नहीं पड़ी, और साथ में जो ऑलरेडी मॉइस्चर राइस के फील्ड में प्रेजेंट था, उसी मॉइस्चर से हमारा जो सीड का है वो जर्मिनेशन भी हो गया। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। रियल राइस में इसका कोई मेरे को लगता नहीं यूज है, एक तरीके से किताबों में दी हुई चीज़ है, क्योंकि मेरे को पॉसिबल नहीं लगता कि स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं और फिर उसका हार्वेस्टिंग भी की जाएगी उस क्रॉप को सेव करते हुए। तो ये मे भी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर जो क्या है दूसरी क्रॉप को सो कर देना बिफोर हार्वेस्टिंग इज नोन एज पेरा एंड उतेरा क्रॉप, जिसके अंदर मोस्टली पल्सिस को ग्रो किया जाता है राइस के फील्ड के अंदर। जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द पेरा एंड उतेरा क्रॉप, देन वी हैव टू आंसर राइस फॉलोज बाय पल्सेस इज द एग्जांपल ऑफ पेरा एंड उतेरा क्रॉप। देन नेक्स्ट बात करेंगे इसके स्मूथर क्रॉप की बात करेंगे। तो आर दोज क्रॉप प्लांट विच आर एबल टू स्मूथर एंड सप्रेस द वीड ग्रोथ। तो ऐसे क्रॉप प्लांट जो कि करते हैं वीड ग्रोथ को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, मतलब वीड की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको उन क्रॉप्स को अपन क्या बोलते हैं, स्मूथर क्रॉप बोलते हैं। और किस तरह रोकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग सपोकेशन। सपोकेशन मतलब कि उनको एक तरीके से एरिएशन नहीं मिल पा रहा या सनलाइट नहीं मिल पा रही, ये सारी चीज़ें उसको क्या करता है, वीड को मिलती नहीं है। तो उसको एरिएशन नहीं मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन जो हमारा CO2 नहीं मिलेगा, और हमारा जो बोल सकते हैं कि उसको लाइट नहीं मिलेगी, तो उसका क्या होगा, ग्रोथ के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, और जो वीड की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। कर्टेलिंग मूवमेंट ऑफ एयर, जो कि मैंने अभी बताया कि उसको क्या होगी, ऑक्सीजन या CO2 नहीं मिलेगी। एंड आगे क्या लिखा हुआ इसमें, ऑब्स्ट्रक्शन, एक मिनट, एस्कुरेशन ऑफ द इंसिडेंटल रेडिएशन थ्रू द रेडिएशन, मतलब कि हमारी जो सनलाइट है वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाएगी उसको, थ्रू द देयर डेंस फोलिएज डेवलप ड्यू टू द क्यू ग्रोइंग एबिलिटी विथ ए हैवी टिल्डरिंग। तो ये बताना चाह रहा है कि जैसे कि हमने यूँ समझो कि ये हमने ऐसी क्रॉप जैसे पोटैटो लगा रखा है, पोटैटो लगा दिया, और आपको पता है पोटैटो आप फील्ड में जाओगे देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, हैवी फॉइलेज होता है। हैवी फॉइलेज का मतलब उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा घनी होती है। अब पोटैटो के अगर फील्ड के अंदर कुछ वीड उसके नीचे लगी हुई है, वो उगती है, तो उनको क्या होगा, एक पोटैटो को जो लीव से इतनी घनी हो जाएगी कि जो उसके पास जो सनलाइट है, जो नीचे वो वीड उगी हुई है वो नहीं पहुंच पाएगी, साथ में जो एरिएशन है वो भी उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि क्या होगा, वीड का जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, अपना फूड नहीं बना पाएगा, जिससे कि उसकी क्या है, ग्रोथ एक तरीके से रुक जाएगी। तो इसको ऐसी क्रॉप्स को अपन क्या बोल सकते हैं, जिसका डेंस फॉइलेज होना चाहिए, जो एरिएशन को रोक सके और रेडिएशन को जाने से, लाइट को पास होने से रोक सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मूथर क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि बार्ले, मस्टर्ड, काउपी एक्सेट्रा, ऐसी क्रॉप अगर ग्रो करते हैं तो ये क्या करती है, वीड के जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन कवर क्रॉप की बात करें तो आर दोज क्रॉप प्लांट्स विच आर एबल टू प्रोटेक्ट द सोइल सरफेस।
कवर क्रॉप यहाँ पे भी एक मेन जो रोल रहने वाला वो डेंस फॉइलेज का ही रहने वाला है। डेंस फॉइलेज मतलब घनी पत्ती अगर हमारे जो क्रॉप प्लांट की होगी तो वो क्या करेगी, सॉइल सरफेस को बचा के रखेगी। किस चीज़ से? इरोजन से। जैसे जो विंड इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है, ये दोनों होते हैं, तो उनसे अपन क्या करेगी, वो क्रॉप बचा के रहेगी। जैसे कि मान लो तेज बारिश हो रही है, अब हमारी जो क्रॉप उसका फॉइलेज है वो डेंस है, तो उसका जो तेज बारिश को डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो सॉइल है उसके ऊपर नहीं आएगा। या फिर तेज हवाएं चलती है और हमारे पास सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल है तो अब वो क्या करेगी, हवाएं हमारे जो फॉइलेज है उसको टच करते हुए निकल जाएगी, सॉइल के सरफेस पे टच करके नहीं जाएगी, जिससे कि हमारी जो मिट्टी का है वो लॉस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो मेन यहाँ पे जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं वो डेंस फॉइलेज वाले करते हैं, या फिर ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं जिनके क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है वो डीप होता है, जिससे कि उनको क्या होगा कि जो हमारी जो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं जो सॉइल है उसको जकड़ के रखते हैं। तो ये सारा इसका कवर क्रॉप के बारे में हो जाएगा। तो हमने बता दी कि डेंस कवरिंग फॉइलेज मतलब डेंस फॉइलेज होना चाहिए, और रूट मैट्स मतलब कि रूट क्या होता है, डीप होनी चाहिए, ताकि वो हमारी सॉइल को क्या है जकड़ के रखेगा। जैसे ग्राउंडनट हुआ, ब्लैक ग्राम हुआ, मार्बल ग्रास हुआ, या स्वीट पोटैटो हुआ, ये सारे हमारे क्रॉप कवर क्रॉप के हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट नट्स क्रॉप की यहाँ पे बात करेंगे। नट्स क्रॉप ए कंपेनियन क्रॉप विच नूरिश द मेन क्रॉप बाय वे ऑफ न्यूट्रिएंट फिक्सेशन एंड और एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सोइल। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा काउपी इंटरक्रॉप्ड विद सीरियल्स, ग्लाइरिसीडिया और टेफरोसिया इन टी। तो ये सारी इसके एग्जांपल हो जाएंगे, इनको एग्जांपल आपको याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो नर्स को आपको देखा होगा, नर्स को अभी जैसे कि हम बीमार होते हैं या फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो नर्स क्या करती है, हमारी केयर करती है, हमारे इंजेक्शन देती है, हमें ग्लूकोज लगाती है, हमें मेडिसिन देती है। तो वो सारी चीज़ें हमें नर्स कर रही है, मतलब कि हमारे किसी ना चीज़ में हमें हेल्प कर रही है जब हम बीमार है, या फिर हमें एक तरीके से अब हमारे में एबिलिटी नहीं है किसी चीज़ को खुद से करने की, तो हमें नर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह ये क्या होता है, एक एक कंपेनियन क्रॉप होती है जो कि क्या करती है, मेन जो क्रॉप होती है उसको नरिश करती है। किस तरह ह्यूमंस के अंदर तो क्या कर रही है, उसको दवाई दे रही है, ग्लूकोज दे रही है, इंजेक्शन दे रही है। और यहाँ पे क्या क्रॉप के अंदर कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे वो क्या कर रही है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर रही है, या ऑर्गेनिक मैटर वो क्रॉप उसके अंदर उसके लिए ऐड कर रही है। तो उस क्रॉप को अपन क्या बोलेंगे, नर्स क्रॉप बोलेंगे। जैसे कि अपन काउपी को हम इंटरक्रॉप कर देते सीरियल के लिए। जैसे आप सीरियल के अंदर आप ले लो कि जैसे हमने राइस लगा रखा है, तो राइस को हम काउपी के साथ लगाएंगे, तो काउपी क्या करेगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसे कि आपको पता लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करेगा ही करेगा। तो काउपी क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जिससे कि हमारी जो राइस की जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो काउपी से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे काउपी का क्या रोल हुआ, काउपी ऐसा नर्स क्रॉप काम कर रहा है, किसके लिए, राइस की क्रॉप के लिए काम कर रहा है। जैसे ग्लाइरिसीडिया, ये भी आपको पता है कि ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, जिससे कि हमारा क्या होगा, सोइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी इसमें क्या होगा, सोइल के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपको चीज समझ में आ गई होगी इजीली, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। देन गार्ड और बेरियर क्रॉप की बात करें तो आर दोज क्रॉप विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रांसपासिंग और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड एंड दस प्रिवेंट क्रॉप डैमेज। जैसे कि बैरियर या गार्ड क्रॉप लगा दी, जैसे कि हमारी ये छोटी सी फील्ड है, इसके अंदर हमने राइस लगा रखा है, या वीट मान लो, और इसके अपन चारों तरफ क्या करेंगे, बड़े बड़े प्लांट्स लगा देंगे, बड़े बड़े प्लांट्स लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, जब तेज हवा आएगी ना, तो हमारा इसका जो इम्पैक्ट है ना, जो हमारी राइस की फील्ड के ऊपर ना पड़ के, ये जो हमारे बड़े बड़े प्लांट है ये इसको क्या करें, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे एयर को पास होने के लिए, या उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, धीरे कर देंगे, जिससे कि हमारी जो राइस की क्रॉप है वो क्या होगी, फॉल फॉल नहीं करेगी, जमीन पे गिरेगी नहीं। तो ये गार्ड और बेरियर क्रॉप का ये रोल होता है, जिसके अंदर हमें क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, कई बार आ जाता है। तो इसके अंदर मेस्टा अराउंड शुगर केन के चारों तरफ हम क्या करते हैं, मेस्टा अगर लगाते हैं, और फिर सोरगम अराउंड कोकोनट, जैसे कि आपको पता है सोरगम का जो प्लांट की हाइट है वो ज़्यादा होती है कॉटन के कंपेयर में, तो सोरगम की अगर रेस्ट्रिक्ट कर देगी एयर के मूवमेंट को। या सेफ्ला अराउंड ग्राउंड ग्राम ग्राम को पता है आपको, ज़्यादा हाइट नहीं होती, और सेफ्लावर लगाएंगे तो वो क्या आएगी, जो तेज हवा आएगी उसके जो स्पीड को है वो क्या कर देगी, लिमिट कर देगी, रोक देगी। ट्रैप क्रॉप की यहाँ पे बात करते हैं, आर दोज क्रॉप प्लांट विच ग्रो टू ट्रैप इंसेक्ट पेस्ट एंड सोइल बोर्न हार्मफुल पैरासिटिक वीड। तो ट्रैप मतलब किसी चीज को अपनी जाल में फंसा लेना। तो वो ये वो क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो कि क्या करती है, ट्रैप कर लेती है इंसेक्ट पेस्ट को, और सोइल बोर्न हार्मफुल पैरासिटिक वीड्स को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, और जो मेन क्रॉप है उसको डैमेज से बचा लेती है। तो जैसे कि अपने यहाँ पे बात करें, ओरन बेंची एंड स्ट्राइका आर ट्रैप्ड बाय द सोलेनेशियस एंड सोरगम क्रॉप। तो ओरन बेंची आपको पता है, और स्ट्राइका ये क्या पता है आपको, पता है ना ये कौन सी वीड है, ये एक तरह का पैरासिटिक वीड है। तो इनको ये किसके द्वारा ट्रैप किए जाते हैं, ये सोलेनेशियस फैमिली से जो बिलोंग करने वाली क्रॉप और सोरगम के द्वारा इनको क्या किया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, जिससे कि हमारी जो मेन क्रॉप है उसको क्या होता है, डैमेज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम मेन क्रॉप को, ऐसी क्रॉप जिनके अंदर ओरन बेंची या स्ट्राइका का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, उन क्रॉप के चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं,
सोलेनेसियस या फिर सोरगम जो क्रॉप है उसको बाउंड्री लगा सकते हैं, जिससे कि हमें इनका जो इफेक्ट है वो हमारे जो मेन क्रॉप पे ऊपर नहीं दिखेगा। नेमेटोड्स आर ट्रैप्ड बाय सोलेनेसियस क्रॉप, जैसे नेमेटोड वगैरह हमारी मेन क्रॉप को इफेक्ट करते हैं, सोलेनेसियस क्रॉप हमें वहाँ पे ग्रुप कर देनी है, जिससे कि उसको क्या होगा, नेमेटोड नहीं देखने को मिलेगा। देन ऑन अप्रूटिंग क्रॉप प्लांट्स नेमेटोड्स आर रिमूव फ्रॉम द सोil। और अपन क्या कर सकते हैं कि अब अगर हम क्रॉप की जो प्लांट है उसको उखाड़ देते हैं तो भी हमें क्या होता है, वहाँ पे नेमेटोड्स देखने को नहीं मिलते। कैस्टर इन कॉटन इसका एग्जांपल हो जाएगा कि अगर हम कॉटन में अगर कैस्टर लगाते हैं, ग्राउंडनट एक्ट एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर आर्मी वॉर्म पेस्ट के लिए भी ग्राउंडनट क्या करता है, ट्रैप क्रॉप की तरह काम में करता है। देन एग्यूमेंटिंग क्रॉप की यहाँ पे बात कर लेंगे। एग्यूमेंटिंग का मतलब क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा, इससे पहले एक सेकेंड। आर दो सब क्रॉप विच सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। अब एग्यूमेंटिंग का मतलब कि ऐसी क्रॉप जो कि क्या करती है, हमारी जो मेन क्रॉप है उसकी यील्ड को बढ़ा देती है। तो जब हम ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं जो हमारी मेन जो क्रॉप है उसकी यील्ड को बढ़ाती है, उस क्रॉप को अपन क्या बोलते हैं, एग्यूमेंटिंग क्रॉप बोलते हैं। तो जैसे कि हम मस्टर्ड और केबेज विथ बरसीम टू एग्यूमेंट द फोरेज यील्ड ऑफ बरसीम। जब हम मस्टर्ड और केबेज को हम किसके साथ लगाएंगे, बरसीम के साथ लगाएंगे, तो हमारी जो फोरेज यील्ड है किसकी, बरसीम की, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी क्रॉप जो मेन क्रॉप की जो हमारी यील्ड को इंक्रीज करती है, उन क्रॉप को अपन क्या बोलते हैं, एग्यूमेंट क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट एले क्रॉप की यहाँ पे बात करेंगे। एले क्रॉप क्या होती है, तो एले क्रॉप क्या होती है, आर दोस एरेबल क्रॉप विच आर ग्रोन इन एले फॉर्म्ड बाय द ट्रीज और shrubs established mainly to hasten soil fertility restoration, enhance soil productivity and reduce soil erosion. They are generally for non trailing with shade tolerance capacity। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया, ग्रोइंग पल्सिस इन बिटवीन द रो ऑफ कैसूरेना। तो अपन क्या करते हैं, एले क्रॉपिंग मतलब यूँ समझ लो कि जैसे ये हमारा फील्ड है, ये फील्ड है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ लगा दिए, कोकोनट के पेड़ लगा दिए, कोकोनट के पेड़ लगा दिए। और यहाँ मैंने क्या किया, इस वाले में मैंने कॉटन लगा रखा, ये वाले गैप में ये कॉटन है। तो अब क्या कर सकते हैं, जब एले मतलब अब जो ये जो वाली स्पेस आपको दिख रही है, ये वाली स्पेस जो आपको दिख रही है, ये वाली इसको अपन क्या बोलते हैं, एले बोलते हैं। तो ऐसे क्या बोलते हैं कि जब हम ट्रीज के रो में, मतलब यहाँ पे अब मैंने क्या कहा, कोकोनट लगा दिया, तो ट्रीज के रो के बीच में जब हम कोई हमारी क्रॉप लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एले क्रॉपिंग बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े, जिससे कि अब क्या होगा, ये साथ में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसकी भी जो डेफिशिएंसी उसको भी दूर करेंगे, साथ साथ में जो ऐसी क्रॉप इसके नीचे लगाने वाले हैं, जो कोकोनट के आसपास में ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो कि क्या शेड टॉलरेंट होनी चाहिए। शेड मतलब कि जो छाया है उसको टॉलरेट कर सके, ताकि उसके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट ना दिखे। तो वही चीज़ें बताना चाहिए। एले क्रॉपिंग मतलब कि जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स है उनके बीच में, अंदर ये बीच में जो एले क्रॉपिंग करते हैं, जो मेन क्रॉप हमारे लगाते हैं उसको अपन एले क्रॉपिंग यहाँ पे बोलते हैं। जैसे ग्रोइंग ऑफ पल्सिस इन बिटवीन द कसूरी कसूरीना के अंदर हम पल्सिस वगैरह बीच में लगाते हैं। जैसे ये मैंने कसूरीना लगा दिया, ये वाला यूँ समझ लो, ये वाली रो कसूरीना की है, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पल्सिस लगा रहे हैं, तो ये एले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट कैश क्रॉप की यहाँ पे बात कर लेंगे। कैश क्रॉप आर दोस क्रॉप विच आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न एंड हार्ड कैश। इसको अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं फैमिली, ऐसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जूट और कॉटन को, इसको तो हम घर पे तो खा नहीं सकते कि हमारी फैमिली जूट को खाएगी या कॉटन को खाएगी, तो अपन क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं और फाइनली इनको क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, ताकि हमें कुछ पैसा इससे अर्न हो सके। देन कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, आर दोस क्रॉप विच आर ग्रोन टू अर्न मनी। कमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, एक ही डेफिनेशन है। जो भी पैसा कमाने के लिए जो क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं उनको हम कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। जैसे जूट, कॉटन, टैबाको, शुगर केन, ये सारी चीज़ें कमर्शियल क्रॉप का एग्जांपल हो जाएगा। ये एग्जांपल मोस्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट ले क्रॉपिंग। ले क्रॉपिंग मतलब कि ऐसी क्रॉप जो कि ग्रेजिंग के लिए ग्रो की जाती है, मतलब कि जो चारे वाली जो फसलें जब हम ग्रो करते हैं, ग्रासिस वाली फसलें हम ग्रो करते हैं किसके साथ, हमारे पल्सिस के साथ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ले क्रॉपिंग बोलते हैं। और दोज क्रॉप विच आर ग्रोन फॉर ग्रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग ऑफ द लाइफ, जैसे बरसीम और मस्टर्ड जैसे कि हम ग्रो कर रहे हैं, तो ये ले क्रॉपिंग का एग्जांपल होगा। मतलब कि चारे के लिए, भैंसों को, हमारे पशुओं को खिलाने के लिए जो हम चारे के लिए जो फसल ग्रो करते हैं उसको ले क्रॉपिंग बोलते हैं। फिर आता है सोइलिंग क्रॉप, ग्रोइंग फॉर हार्वेस्ट वाइल दे आर स्टिल ग्रीन एंड फेड फ्रेश टू द लाइफ टू इन द स्टोर, जैसे बर्सिंग नेपियर। जैसे सॉइलिंग मतलब सॉइलेज, आपने साइलेज का नाम सुना होगा। साइलेज आपको क्या पता कि हम किससे बनते हैं, जो बेस्ट साइलेज होता है वो हमारे मेज से बनता है।
तो कि क्या होता है, ये एक तरीके से फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे जो चारे को क्या है हरा रखता है विद इन 2 to 3 मंथ या 4 मंथ तक वो क्या है हरे का हरा रहता है वो चारा आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द फील्ड। तो ऐसी क्रॉप जो अपन क्या होते हैं फीड फ्रेश मतलब कि हरा चारा हरे चारे के लिए जो अपन फसल ग्रो करते हैं और एनिमल को खिलाने के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं सोलिंग क्रॉप बोलते हैं, जैसे बरसीम हुआ नेपियर हुआ, तो ये अपन क्या करते हैं हरे चारे के लिए फसल ग्रो करते हैं। फिर आता है साइलेज क्रॉप, जो साइलेज की अभी मैंने बात की, सच क्रॉप आर ग्रोन फॉर प्रिवेंट इन द पिट इन अ सक्यूलेंट कंडीशन। इनको क्या किया जाता है, जैसे कि हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास मेज है उसको क्या किया हमने कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद में उसको क्या मशीन के नीचे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे कुछ गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे खोद के उनका क्या होगा फर्मेंटेशन होगा उसके अंदर, और उससे क्या होगा कि इनका जो ये मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहेगा। जैसे किसी ने 50 से 60% मॉइस्चर कंटेंट है तो 50 से 60% मॉइस्चर इसके अंदर मेंटेन रहेगा, ये हरी की हरी रहेगी और मॉइस्चर कंटेंट सूखेगा नहीं इसका। तो उसको उन क्रॉप को अपन क्या बोलते हैं, इस तरह का जो मेथड उसको अपन क्या बोलते हैं साइलेज प्रिपरेशन अपन उसको बोलते हैं। तो ये साइलेज क्रॉप मतलब कि जिनको हरे चारे के लिए प्रिजर्व किया जाएगा, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना जिनको लिए हरे चारे के लिए क्या किया जाएगा प्रिजर्व किया जाएगा, तो वो ऐसी क्रॉप को ग्रो करना वो क्या बोलेंगे साइलेज क्रॉप बोलेंगे। बाय ए प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन एंड जो मैंने बताया फर्मेंटेशन किया जाता है एंड एसिडिफिकेशन टू फीड लाइव टू ड्यूरिंग लीन मंथ ऑफ ऑफ सीजन। जब ऑफ सीजन है, जब हमारे पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम अपन क्या करेंगे उनको हरा चारा ऐसे प्रिजर्व जो हमारा चारा है वो खिलाएंगे, जैसे बरसीम और काउपीस का क्या हो जाएगा मेन एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रम्स है जो कि बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, ट्रम्स रिलेटेड टू क्रॉप्स के लिए आपको याद रखना है। रैपिंग, टाइंग अप और प्रोपिंग किस में की जाती है, शुगर केन में की जाती है। डी थ्रेशिंग, एरोइंग, रेटूनिंग, अर्थिंग अप ये सारी शुगर केन में, क्यूरिंग हमारे टबको में करते हैं, रिबनिंग और डीसकरिंग टबको और बनाना में किया जाता है, फ्लोपिंग और रैपिंग टबको में की जाती है, स्कीपिंग और टिपिंग टी में की जाती है, स्कफिंग कॉफ़ी में की जाती है, स्वैबलिंग इज टर्न टू कॉफ़ी टू कंट्रोल द कॉफ़ी विथ कॉफ़ी वाटर के लिए, प्रोपिंग चोक डिसऑर्डर ये बनाना में की जाती है, पैगिंग और पॉपिंग अर्थिंग आप ये ग्राउंडनट के अंदर की जाती है। जो ये सारी टर्म्स आपको याद रहना चाहिए, ये स्पेशल टर्म्स है, ये क्रॉप्स है, तो कौन सी चीज़ कौन सी क्रॉप के अंदर की जाती है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी टर्म्स है, एक जैसे कि ये स्कूफिंग ये नैनीताल बैंक 2029 में आया था, कॉफ़ी से रिलेटेड ये टर्म है। ये ये टर्म्स भी है जो आपको देख लेनी है। RRBSO में आया हुआ है, स्ट्रिपिंग और रेटिंग किससे रिलेटेड, जूट से। ये नाबार्ड के प्री में आया हुआ है, लैंसिंग किससे ओपीएम से रिलेटेड है। ये आया हुआ है पीरियोडिकल क्राउन क्लीनिंग कोकोनट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स डेट आर इंटर रिलेटेड इन ए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट कितना बड़ा है मैं भी तो, ठीक है इसको अपन क्या करेंगे दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में भी दिक्कत आएगी। तो क्रॉपिंग सिस्टम हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना नोट्स वगैरह बना लेना है, और क्वेश्चंस वगैरह भी मैं स्टार्ट करूँगा आगे जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उनमें क्या करेंगे एंड के जो हमारा सेशन होगा उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जो हमने पढ़ा है उस सेशन के अंदर, उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको क्या होता है पता लग जाएगा। तब तक के लिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।